balances when the 50 centimeter mark is directly above a pivot. तो कहाँ अगर जहां बैलेंस हो रहा है, बैलेंस होने का मतलब है कोई एक्स्ट्रा किसी तरफ फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, तो स्टेट वेयर इन द रूल इट सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड, 50 सेंटीमीटर मार्क ही सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि उस पॉइंट पर ये पूरा रूल बैलेंस हो रहा है। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? द पॉइंट ऑन विच ऑल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ मास से होल्ड कर लें तो वो बैलेंस हो जाता है, विदाउट एनी एडिशनल फोर्स वो इसी जगह पर बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 50 सेंटीमीटर मार्क है वही इसका सेंटर ऑफ मास है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, दो फोर्सेस हैं आपके पास। एक फोर्स है ड्यू टू एप्पल और एक फोर्स है 0.4 न्यूटन। पिवट से 0.4 न्यूटन वाली फोर्स का डिस्टेंस कितना है? पिवट से 0.4 न्यूटन वाली फोर्स का डिस्टेंस कितना है? और पिवट से एप्पल का डिस्टेंस कितना है? 25। अच्छा मुझे बताएं, एप्पल कौन सा मोमेंट रिड्यूस कर रहा है? दो तरह के मोमेंट्स होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ये जो वेट है 0.4 न्यूटन, ये क्लॉकवाइज मोमेंट रिड्यूस कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। और जो एप्पल का वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रिड्यूस कर रहा है। और हमें पता है कि ये सिस्टम बैलेंस्ड है, ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना मोमेंट क्लॉकवाइज होगा उतना ही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोमेंट का फॉर्मूला है F इंटू डी। क्या फॉर्मूला है? तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो हम लिख सकते हैं F1d1 इज इक्वल टू F2d2। ठीक है, लिखें जरा जल्दी से, F1d1 इज इक्वल टू F2d2। F1d1 is equal to F2d2। What is F1? F1 मतलब फोर्स 1। तो किसकी फोर्स को आप 1 ले रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो एप्पल को हम F1 ले लेते हैं। एप्पल का वेट पता है हमें? नहीं पता ना। तो F1 मतलब W हमें अननोन है, तो उसको W भी लिखे रहते हैं। हाउ मच इज D1? वेरी गुड, इक्वल्स टू F2 0.4 मल्टीप्लाइड बाय D2 45। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन, और बताएं इसका क्या आंसर होगा। राइट साइड पर कैलकुलेटर का 0.4 इंटू 45 है राइट साइड पर।
और उसको डिवाइड करते हैं उसके आंसर को किससे, 25 से। क्या आंसर आया? 0.72 आंसर आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या आ रहा है? 0.72। और यूनिट क्या होता है बेटा वेट का? न्यूटन। ठीक है, तो हम 0.72 के साथ क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। यहां तक सबने कर लिया? यहां तक का मसला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास ऑफ द एप्पल। कोई फॉर्मूला है वेट और मास से रिलेटेड? कोई फॉर्मूला? W इज इक्वल टू mg, है ना? ये क्या फॉर्मूला है? इसमें W क्या है बेटा? वेट, m क्या है? मास, और g क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि W का फॉर्मूला होता है mg, तो क्या आप m को सब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या इक्वेशन बन जाएगी? m इज इक्वल टू W अपॉन g। क्या हमें एप्पल का वेट पता है? 0.72 एप्पल का वेट है। ये आ गया W डिवाइडेड बाय g की वैल्यू बेटा कितनी है? 10 लिख दें आप, या 9.81 लिख दें, जो भी आपको गिवन होगी आप वो लिख देंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.072 किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। यहां तक हो गया? नेक्स्ट, पार्ट सी। द एप्पल इज नॉट मूव्ड। क्या मतलब है इसका? एप्पल वहीं पर है जहां पर वो था। द वेट इज रिमूव्ड। कौन सा वेट? 0.42 न्यूटन का जो वेट था ना, वो उन्होंने हटा दिया। अच्छा, 0.42 न्यूटन का वेट कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था? क्लॉकवाइज। तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खत्म होगा तो ये रूल बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस हो जाएगा? किस तरफ टॉपल करेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज टॉपल करेगा। लेकिन उन्होंने आगे लिखा हुआ है द वेट इज रिमूव फ्रॉम द रूल एंड द पिवट इज मूव टू द लेफ्ट। पिवट पहले कहां थी बेटा? पहले बिल्कुल सेंटर में थी, 50 सेंटीमीटर पे थी। अब पिवट कहां है? पिवट इज मूव्ड टू द लेफ्ट। इसका मतलब यह है कि पिवट को एप्पल से करीब ले आए। पहले पिवट एप्पल से दूर कितनी थी? अब लेकिन पिवट को हमने एप्पल से थोड़ा सा करीब कर दिया। और क्या किया है हमने? ये वेट हटा दिया, ये वाला। ठीक है, ये बातें उन्होंने आपको बता दी हैं। आगे पढ़ते हैं। अंटिल द रूल बैलेंसेस का क्या मतलब है? रूल दोबारा से क्या हो गया है? अब दोबारा से अगर रूल बैलेंस हो गया है तो बेटा सिस्टम बैलेंस कब होता है? सिस्टम बैलेंस तब होता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों बराबर होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें पता है। क्लॉकवाइज मोमेंट पहले प्रोड्यूस कर रहा था ये। अब कौन प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट? पिवट। जो रूल है उसका, रूल का वेट। ठीक है, ये अपने पास एडिशनल नोट्स में लिखें। अगर किसी को ये बात नहीं पता तो साइड में लिख लें कि क्या लिखते साइड में। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एप्पल। और क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रूल का वेट। ठीक है, ये साइड में लिखना है छोटा छोटा। अब पार्ट 1 का आंसर आप खुद बता दें। एक्सप्लेन व्हाई द अरेंजमेंट इन फिगर 3.2 बैलेंसेस। क्यों बैलेंस हो रही है? क्योंकि जितना, नहीं, गलत जवाब। नहीं, जवाब गलत जवाब। गलत जवाब। क्यों बैलेंस हो गया ये? बैलेंस सिस्टम कब होता है? जब, वेरी गुड, क्या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या मोमेंट्स? पूरी बात लिखेंगे। ये गलत, अगर सिर्फ इतना लिखा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बराबर हो गए तो गलत हो जाए। तो पूरा आंसर क्या होना चाहिए? व्हाई द रूल, व्हाई द सिस्टम इज बैलेंस्ड, व्हाई द अरेंजमेंट इज बैलेंस्ड। द मोमेंट ड्यू टू
वेरी गुड. एंड द मोमेंट ड्यू टू आर इक्वल. ये वाला जवाब. ठीक है. तो हम लिखेंगे कि वो जो मोमेंट्स है ना, कौन कौन मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? एप्पल और रूलर का वेट. तो रूलर का वेट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और एप्पल का वेट, और दोनों मोमेंट्स इक्वल. ये लिखना है. ठीक है. देखिए मैंने यहां पर फिगर 3.2 में एरोस ड्रॉ करके बता भी दिया है. एप्पल का वेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और रूल का वेट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. और ये दोनों मोमेंट्स क्योंकि इक्वल हैं, इसलिए ये सिस्टम बैलेंस्ड है. हो गया अंदर. अब आ जाए पार्ट 2. द पिवट इन फिगर 3.2 is closer to the 50 centimeter mark than to the center of mass of the apple. Compare the weight of the rule to the weight of the apple. पिवट किससे करीब है बेटा? पिवट करीब है 50 सेंटीमीटर मार्क से, लेकिन दूर है एप्पल के वेट से. कंपेयर करें एप्पल के वेट को रूल के वेट के साथ. आप मुझे बताएं, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के साथ आप बता सकते हैं कि किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है? पिवट किससे करीब है? तो रूल का वेट ज्यादा होगा या एप्पल का वेट ज्यादा होगा? डिस्टेंस जिससे कम होता है ना, वो वाली फोर्स ज्यादा होती है हमेशा. तो रूल का ज्यादा होगा. अब इसको कैसे पता करना है और ये क्या बात, हमने इससे पहले भी हिंट हमारे पास अवेलेबल थी. गौर से देखें, 45 और 25 में से कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? 45 ज्यादा है ना, तो ये वाली फोर्स कम है और इसकी फोर्स ज्यादा है. एप्पल की फोर्स कितनी थी बेटा? एप्पल का वेट कितना निकाला था आप लोगों ने? अब मुझे बताएं, 0.72 40 से ज्यादा है या कम है? जिसकी फोर्स ज्यादा है उसका डिस्टेंस हमेशा पिवट से कम होगा. तो इसीलिए मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आगे बताते हैं, वो कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर मार्क इज क्लोज टू द पिवट एज कंपेयर टू द एप्पल. तो एप्पल दूर है ना, जो दूर है इसका मतलब उसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसकी फोर्स कम होगी. और जिसका डिस्टेंस कम है, तो मुझे बताएं एप्पल का वेट ज्यादा है या रूल का वेट ज्यादा है? रूल का वेट ज्यादा है क्योंकि रूल ज्यादा करीब है. जिसका डिस्टेंस ज्यादा, उसकी फोर्स कम. हमेशा याद रखेंगे. ठीक है जी. तो इसका आंसर लिखें. क्या तक हो गया आप लोगों का? ठीक है.
इसको आप किसी भी तरह लिख सकते थे कि जिसका डिस्टेंस पिवट से करीब होता है वो फोर्स हमेशा ज्यादा होती है। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो जो फोर्स करीब होगी वो ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं और बताएं कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय राइटिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। आप लोगों को मोमेंट की डेफिनेशन याद है? मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट। सिर्फ डिस्टेंस लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा। क्या लिखना चाहिए हमेशा हमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट। ओके, पार्ट बी पढ़ें। Figure 3.1 shows a horizontal rod of length 2.4 meter and weight 160 Newton. The weight of the rod acts at center. The rod is suspended by two vertical ropes X and Y. The tension in each rope is 80 Newton. State the name given to the point at which the weight of the rod acts. उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं? अगर वो कहते हैं स्टेट द नेम गिवन टू द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द मास एक्ट्स, तो फिर कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो पॉइंट जहां पर आप उस ऑब्जेक्ट के पूरे वेट को फील कर सकें। क्वेश्चन पढ़े दोबारा से, क्या लिखा हुआ है? स्टेट द नेम गिवन टू द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द रॉड एक्ट्स। रॉड का वेट जिस जगह पर एक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट के नाम, उसको क्या नाम देंगे आपको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर कहते हैं वो आपसे इसी क्वेश्चन का पूछते हैं कि स्टेट द नेम गिवन टू द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द रॉड अपीयर्स टू एक्ट, तो आप क्या लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसलिए हम इस वक्त हम क्या लिख रहे हैं इसको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हो गया? कैलकुलेट द मास ऑफ द रॉड। फॉर्मूला आपने बताना है। फॉर्मूला बताओ वेट वाला, वेट और मास वाला क्या फॉर्मूला था? W इज इक्वल टू mg। सही है, तो m को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो W अपॉन G हो जाएगा। W कितना दिया इन्होंने? वेट, और डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या आंसर आया? 16, और यूनिट होता है मास का kg। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड होने की दो कंडीशन है, मैंने नोट्स में लिखवाई थी, याद है आप लोगों को? टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी। वो क्या है? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। दिस इज कंडीशन वन। कंडीशन नंबर टू क्या थी? जितनी फोर्स नीचे लगेगी उतनी फोर्स ऊपर लगेगी, व्हिच मींस कि देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स। तो अब हम चेक करते हैं बारी बारी कि क्या दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला यूजिंग द डेटा फ्रॉम फिगर 3.1 एक्सप्लेन व्हाई द रॉड्स इन इक्विलिब्रियम। तो अब चलते हैं कि आपके पास जो फिगर थी, फिगर 3.1, इस फिगर में मुझे बताएं पिवट कौन है? कोई भी नहीं। इन्होंने पिवट हमें बताया ही नहीं। जब वो पिवट ना बताए ना तो आप किसी भी फोर्स को पिवट मान सकते हैं। सही है, तो अब आपकी मर्जी है, आप मुझे बताएं कौन से पॉइंट को आप पिवट कंसिडर करना चाहते हैं। 160 x y, ये तीन फोर्सेस है, तीन जगह पे आप पिवट अज्यूम कर सकते हैं।
तो आप कहां पर पिवट अज्यूम करना चाहते हैं? अगर 160 को आप पिवट अज्यूम करना चाह रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं कि पिवट, और पिवट पर लगने वाली फोर्स ना, इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि ये मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। जो भी पिवट लोगे उस फोर्स को इग्नोर कर दोगे, तो 160 को भूल जाएं। अब आपके पास कितनी फोर्सेस बची? तो मुझे बताएं पिवट से 80 न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 1.2 है। रॉड 2.4 की है। 80 से मिड पॉइंट तक, मतलब वेट तक, वेट मिड पे एक्ट करता है, तो 80 से लेकर ये मिड तक का डिस्टेंस है 1.2। और ये मोमेंट है कौन सा बेटा? क्लॉकवाइज। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, क्या आंसर आया? 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 क्या आंसर आया? 96। ठीक है। और इसी तरह से ये वाली जो फोर्स है ना दूसरी 80 न्यूटन की, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। इसका भी डिस्टेंस कितना है बेटा? तो 80 इंटू 1.2 वो भी था, 80 इंटू 1.2 ये भी है, तो 96 क्लॉकवाइज मोमेंट था, 96 ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? कंडीशन नंबर 1 क्या थी कि जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, तो ये कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 क्या थी याद है आपको? कंडीशन 2 ये थी कि जितनी फोर्स नीचे लगेगी, तो बेटा नीचे कितनी फोर्स लग रही है और ऊपर कितनी फोर्स है बेटा? हाँ, हम उसको कब नहीं देखेंगे? जब हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो। अब तो हम देख सकते हैं इसको। ठीक है। क्यों देख सकते हैं इसको? क्योंकि अब हम मोमेंट की बात ही नहीं कर रहे, अब तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैं कंडीशन वर्क सॉल्व कर रहा था तो हम मोमेंट्स के हिसाब से चेक कर रहे थे, इसलिए हमने 160 को इग्नोर कर दिया था। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 मोमेंट से रिलेटेड तो नहीं है ना। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कितनी फोर्स नीचे लग रही है और कितनी फोर्स ऊपर लग रही है। तो नीचे फोर्स लग रही है 160 और ऊपर भी फोर्स लग रही है 160। तो 160 न्यूटन फोर्स है नीचे और 160 न्यूटन फोर्स है ऊपर, इसलिए सिस्टम पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। तो ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मोमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और अब हम यही अपने आंसर में लिखेंगे नेक्स्ट पे। अच्छा, मैंने जो पिवट लिया था ना, वो मैंने बेटा इसको लिया था एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पिवट किसको लिया है? तो आप अपने हिसाब से फिर इसकी ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, वो आप अपनी शो करेंगे। कौन सी वाली शो करेंगे? 96 न्यूटन मीटर और 96 न्यूटन मीटर वाली शो करेंगे। और आप लिख सकते हैं कि वी हैव अज्यूम्ड पिवट टू बी एट 160 न्यूटन। सही है। क्योंकि मैंने 160 न्यूटन को एज पिवट सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन आंसर मेरा भी वही आ रहा है। जितना क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास है उतना ही मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो ये टोटली आपके ऊपर होता है, इसमें कोई डिडक्शन आपके मार्क की नहीं होनी। आपने जिस भी फोर्स को पिवट कंसिडर करना है कर लें। मोमेंट की डेफिनेशन बताओ। नोट्स जब तक याद नहीं होंगे ना, ये सब सुन लें। जब तक नोट्स याद नहीं होंगे आप कुछ भी कर लें, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। तो जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपकी बढ़ जाएगी। सही है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं तो ये अज्यूम कर लूंगा कि आपको समझ आ गया, क्योंकि आपने जितना सवाल पूछ रहे होंगे पूछ लिए। आपकी फौरन से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी कि आप वो नोट्स फिर याद करेंगे। मैं आपको 4 स्टेप्स बता देता हूँ, उसके हिसाब से हमने हमेशा चलना होता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि नोट्स आप कॉपी करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या? स्टेप नंबर 2 ये है कि जो कुछ आप नोट्स में लिखेंगे वो आप समझेंगे, और मैं आपको एक एक चीज जब लिखवाता हूं तो बताता हूं, समझाता हूं। ऐसा है या नहीं है? 2 स्टेप्स हो चुके होते हैं क्लास में। स्टेप नंबर 1 क्या है? नोट्स कॉपी करना है। स्टेप नंबर 2 नोट्स समझना है। ये दोनों काम हम कहाँ कर चुके होते हैं? फिर जैसे ही आप घर पहुंचे हैं तो स्टेप 3 शुरू हो चुका होता है, विच इज
याद करना, वो मैं नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है, वो आपने खुद ही करना होगा। और फिर स्टेप नंबर 4 है पास्ट पेपर सॉल्यूशन। अगर आप इस लर्निंग को इसी स्टेप बाय स्टेप जो है ना, जो तरीका बताया इसमें लेकर चलेंगे, आपका रिजल्ट कभी भी खराब नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो कर लिए हैं, लेकिन जब जब आप, ये तो मैंने करवा दिए ना आपको, अब आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आप नए क्वेश्चंस करेंगे, सही है। मतलब स्टेप नंबर 4 जो पास्ट पेपर सॉल्यूशन है, वो पास्ट पेपर सॉल्यूशन हर दफा डिफरेंट होना चाहिए। पास्ट पेपर आपने कोई भी नहीं खरीदने, आपके मटेरियल चार्जेस में सब इंक्लूडेड है, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बुक्स इशू करूँ, ठीक है। जब आपके पास बुक्स खत्म हो जाए और आपके पास पास्ट पेपर्स करने को ना बचें, तो आप मुझे बताएं, सर हमारी बुक्स खत्म हो गई, अब आप हमें मजीद काम दें, प्रिंट जितना भी होगा वो सब हमने करना, आपने नहीं करना, ठीक है, हर बुक हमने देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अ मैन यूजेस अ मेटल बार टू रिमूव एन आयरन नेल। ये खुद करें जरा जल्दी से, मुझे बताएं मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है। हाँ तो बेटा कितनी फोर्स है पढ़े क्वेश्चन में, और कितना डिस्टेंस है, तो क्या आएगा आंसर। प्रोडक्ट है ना, मोमेंट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ट्राई करो, कैलकुलेटेड नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई करना नहीं आता, फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं कुछ और गलत गलत जवाब ना आ जाए मेरा। मल्टीप्लाई करेंगे 150 को किससे, क्या आंसर आया, सही है। और यूनिट क्या लगाएंगे 75 के साथ, न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। देखिए फोर्स का यूनिट उन्होंने क्या दिया हुआ है, न्यूटन दिया, और डिस्टेंस का क्या दिया हुआ है, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। यहां तक हो गया। The force applied by man produces a turning effect about the pivot. Describe another example of using the turning effect of force. क्या कभी आपने डेली लाइफ में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यूज किया है, कहां कहां यूज हुआ है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। दरवाजा खोलने और बंद करने में टर्निंग इफेक्ट है या नहीं। जब हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा एक जगह पे हिंज्ड है, और ये दरवाजा रोटेट हो रहा है अबाउट द पिवट। इसी तरह से हमारे हाथ में भी टर्निंग इफेक्ट है, जैसे मैं आपको सब भी बता रहा हूँ। तो ये हाथ मूव कर रहा है अगर, यस ये पिवट है, दूसरा पिवट ये शोल्डर्स है। जब आप इस हाथ को पूरा यहाँ से मूव करवा रहे होते हैं, देन दिस इज क्रिएटिंग अ टर्निंग इफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होता है टर्निंग इफेक्ट, अगर आप एक बॉटल के, जैसे पेप्सी की बॉटल है, और उसको आप बॉटल ओपनर से ओपन कर रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग टर्निंग इफेक्ट। और कहाँ हो रहा है टर्निंग इफेक्ट, गाड़ी चला रहे हैं तो जो गाड़ी का आपका ड्राइविंग व्हील है, जो क्या कहते हैं उसको, स्टीयरिंग, तो टर्निंग इफेक्ट है वहां पे या नहीं है। सिमिलरली गाड़ी के टायर, टर्निंग इफेक्ट्स, सही है। तो इसी तरह से नीडल जो स्पीड शो कर रही है आपकी स्पीडोमीटर पे, घड़ी, टर्निंग इफेक्ट है या नहीं। तो कहाँ कहाँ टर्निंग इफेक्ट डेली लाइफ में हम देखते हैं, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है ओपनिंग द बॉटल कैप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको पेप्सी के कैप की। इसी तरह से अगर आप किसी के लिड, किसी जार की लिड खोल रहे होते हैं, तो आप जार की लिड को घुमा रहे होते हैं जब, तो ये टर्निंग इफेक्ट है एक्चुअली, ठीक है। The man tries to use the metal bar to remove another nail from the piece of wood. He applies the same force of 150 at a distance of 0.5 meter from the pivot. The turning effect produced is not enough. Not enough का मतलब है अब उसने क्या करना है, टर्निंग इफेक्ट को इंक्रीज करना है। टर्निंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। Describe how the man can increase the turning effect without increasing the force. वो आपने उस वाले ऑप्शन को उसने खत्म कर दिया। डिस्टेंस क्या कर दें,
कम नहीं करेंगे, कम किया तो मजीद फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। फोर्स बढ़ानी नहीं है, उसने कहा विदाउट इंक्रीजिंग द फोर्स। अगर मैं फोर्स बढ़ाना नहीं चाह रहा, अब मैं क्या करूं? डिस्टेंस कम कर दें, फिर डिस्टेंस इंक्रीज कर दें। डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेटल बार यूज हो रही है ना। वेरी गुड, ये अच्छा आपने ऑप्शन बताया कि मेटल बार पर जहां फोर्स लगा रहे हैं, ये मेटल बार पे कहां फोर्स लगा रहे हैं? ये मेटल बार पे कहां फोर्स लगा रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं पॉइंट एक्स। ये पॉइंट एक्स पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये पॉइंट एक्स पे फोर्स ना लगाए, पॉइंट वाई पे फोर्स लगाए, तो डिस्टेंस बढ़ गया कम हो गया? और डिस्टेंस बढ़ जाने से मोमेंट बढ़ जाएगा। वो सेम फोर्स लगा रहा है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस पे लगा दे तो मोमेंट बढ़ेगा कम हो जाएगा? अभी आपने देखे ना 150 को किससे मल्टीप्लाई किया? अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं करूं, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर 75 आएगा या ज्यादा आएगा? तो वो पूछ रहा है कि मुझे मोमेंट बढ़ाना है, मोमेंट इज नॉट इनफ टू रिमूव द नेल फ्रॉम द वुडन रॉड, क्या कहते हैं आपके पास, वुडन बार। वुडन पीस में जो नेल लगी हुई है वो रिमूव नहीं कर पा रहा। फोर्स बढ़ाए बगैर क्या ऑप्शन है उसके पास? डिस्टेंस बढ़ाए। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है अप्लाई द फोर्स फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यूज अ मेटल बार विच इज लॉन्गर। एक ऐसी मेटल बार यूज करें जो साइज में ज्यादा हो, उसकी लेंथ ज्यादा हो। जिस तरह से हम हमारे पास अक्सर अगर नट अंडू नहीं हो रहा होता, तो आपने देखा होगा कि हम बड़ा स्पैनर यूज करते हैं, बड़ा पाना यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बड़े पाने से क्या फायदा होता है? हम ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पा रहे होते, अपनी मैक्सिमम फोर्स हम लगा चुके होते हैं, उससे ज्यादा लगी नहीं रही होती। तो हम खुद को तो तब्दील कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? जो है वो बड़ा स्पैनर यूज करेंगे। ठीक है, कोई ये तो नहीं लिख के आ जाएगा 2-4 रोटियां और खा लें फिर आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? अगर आप चाहते हैं कि मोमेंट इंक्रीज करें तो क्या करना होगा? पोपाई बन जाए। लिखें। यहाँ देखोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे। मास निकालना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला बहुत मुश्किल है, याद नहीं रहता बच्चों। आसान। क्या फॉर्मूला है इसका? W इज इक्वल टू एम जी, और अगर हम एम को सब्जेक्ट बना ले तो W अपॉन जी। W इन्होंने दिया हुआ है कितना? 2250 डिवाइडेड बाय, तो 225, और यूनिट क्या लिखेंगे? इन्होंने लिख दिया है, तो 225 kg इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। ये नहीं हो सकता बच्चों से, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मोमेंट का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। एफ कितना दिया हुआ बेटा, और डी कितना है? तो क्या आंसर आएगा इसका? 400 इंटू 40। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। M इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई डी। 400 मल्टीप्लाइड बाई 40 का आंसर आ गया 16,000। बेटा 16,000 के साथ यूनिट क्या लिखूं मैं? न्यूटन मीटर नहीं लिख सकते, न्यूटन सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि हमें जो ऊपर लेंथ दी है वो मीटर में नहीं है, वो सेंटीमीटर में। तो इसके इसका आंसर आप लिखेंगे न्यूटन सेंटीमीटर। पार्ट 2 का आंसर बताएं।
वेरी गुड। अप्लाई द फोर्स फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस। जो फोर्स पहले लग रही थी 40 सेंटीमीटर से, अगर हम उसको थोड़ा और दूर से लगाएं तो मोमेंट बढ़ जाएगा, और मोमेंट बढ़ जाएगा तो हम इसको लिफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में पिवट लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोग? कहाँ है? एल्बो इज द पिवट, ये रही पिवट। ठीक है, और फोर्सेस हैं कितनी बेटा? एक है ये रही टेंशन, और एक फोर्स ये है 40। मुझे बताएं ये जो टेंशन फोर्स है इसकी डायरेक्शन कहाँ है बेटा? ऊपर ना। तो मोमेंट कौन सा प्रोड्यूस करिए? मोमेंट दो ही होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा मोमेंट है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। पिवट से राइट साइड पर है ये और ऊपर लग रही है, तो कौन सा मोमेंट है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और 40 न्यूटन की फोर्स कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करी? वो क्लॉकवाइज करी। अच्छा, 40 न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 35 है। और ये जो टेंशन फोर्स है इसका डिस्टेंस कितना है? इसका 5 है। सही है। फॉर्मूला होता है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, तो बेटा F1 D1 क्या लिखेंगे? F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। क्या हमें F1 पता है? नहीं पता, हमें टेंशन फोर्स नहीं पता, तो उसको F1 ही लिखे रहते हो। और डिस्टेंस कितना है टेंशन का? तो टेंशन फोर्स मतलब T या F1 जो अभी आप लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्टेंस कितना है? 5 इज इक्वल टू F2 पता है हमें 40, और उसका डिस्टेंस कितना है बेटा? तो क्या आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं? करेंगे, ये लोग ऐसे ही कैसे याद करके आए? क्या आंसर आया? 280 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The minimum braking distance for a car is tested on a dry road. The test is then repeated on a wet road. बेटा wet road का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। वेट रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कम? तुम क्या, वो क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन वाला कौन सा शो है वो, कौन बनेगा करोड़पति? जो लोग कह रहे होते हैं ना वो जवाब दे दो। सही, अपना दिमाग लगाना होता है। वेट रोड है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। वेट रोड है, कभी आपको बोला जाए कि गीला फर्श है और भागो जरा से, तो बड़ा अच्छा भागा जा रहा होता है ना। वेट रोड का क्या मतलब? फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गई कम हो गई है? स्लिप करेगी ना गाड़ी। हाँ, तो मुझे बताएं फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गई है कम हो गई है? कम होने वाले ऑप्शंस दो हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम हो गई है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गीले रोड पर ब्रेक अप्लाई करो, गाड़ी स्लिप करती है, जल्दी नहीं रुकती। ड्राई रोड पर ब्रेकिंग डिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। आप साइकिल चलाई है आप लोगों ने? कोई गाड़ी चलाई कभी? अगर उस गाड़ी को मैं कहूं कि आप गीले रोड पर चलाएं, गीले पर, तो आप क्या करेंगे? एहतियात करेंगे या गाड़ी से गाड़ी बिल्कुल मिलाकर चलाएंगे? क्यों करते हैं? हम डिस्टेंस बढ़ाकर चलाते हैं ना, थोड़ा ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ताकि इतना मार्जिन मिल जाए, क्योंकि हमें पता है अब हम वेट रोड पर हैं तो गाड़ी स्किड करेगी, अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किए तो अगले से लगेगी लगेगी। और अगर ड्राई रोड हो तो फ्रिक्शनल फोर्स अच्छी होती है, कम डिस्टेंस पे गाड़ी रुक जाती है। तो बेटा इसका क्या आंसर होगा? अब जिन्होंने इनका आंसर गलत दिया था या कॉन्सेप्ट नहीं था वो एक्सप्लेनेशन लिखा करें हमेशा।
वेट रोड का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई है, और फ्रिक्शनल फोर्स कम होने की वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कार में स्किड, में स्लिप, में कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शनल फोर्स। सही है। ये बिल्कुल ऐसे मैंने आपको बताया कि अगर आप भाग रहे हो ड्राई रोड पे तो रुकना आसान होता है, जब आपको कोई बोले ना स्टॉप, तो हो सकता है आप उधर ही रुक भी जाए। लेकिन अगर ये गीला फर्श हो और आपको कोई भागो और आप भाग रहे हैं और उसके बाद बोले स्टॉप, तो इतना आसान नहीं होता फिर रुकना। क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर आप गीले फर्श में, बारिश हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और आप घर का फर्श है और आप भाग रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं भाग पाते जितना अच्छा नॉर्मली आप भाग रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि गीले फर्श पर या गीले सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर खुद से करेंगे। मुझे बताएं एक्स और वाई में से किसका डिस्टेंस कम है? तो फोर्स ज्यादा किसकी होगी? जिसका डिस्टेंस कम होता है उसी की फोर्स ज्यादा होती है। तो एक्स का डिस्टेंस कम है तो एक्स की फोर्स वाई से ज्यादा है। तो एक्स की फोर्स ज्यादा है तो एक्स का मास भी ज्यादा होगा। अब मास ऑफ एक्स ज्यादा वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं? बी में भी ज्यादा है और सी में भी ज्यादा है। अब मुझे बताएं बी में और सी में आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? बी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, सी और अच्छा लग रहा है। देखिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? इनका रेशो कितना होगा, 3.5 या 2.5? तो इसलिए इसका आंसर है बी। एक्स का मास वाई से ज्यादा है और उतना ही ज्यादा होगा जितना इनके डिस्टेंस का रेशो होगा। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो है 25/10, मतलब 2.5, इसलिए मास भी 2.5 टाइम्स ही ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन खुद करेंगे, जल्दी से बताएं कितनी फोर्सेस है बेटा इसमें? एक W, एक 6 वाले का डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड। और इसका डिस्टेंस कितना है? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। फॉर्मूला कौन सा है? थोड़ा सा महंगा वाला फॉर्मूला है इसका, F1। महंगा वाला एक ही का थोड़ी है। F1D1 इज इक्वल टू F2D2। F1D1 इज इक्वल टू F2D2। तो कोई भी F1 ले लो मुझसे। तुम क्या ले रही हो F1 इसमें? F1 फोर्स को कहेंगे ना बेटा, 20 फोर्स थोड़ी है। W इज F1, D1, W का डिस्टेंस कितना ले रही हो आप आयशा? 30 है ना, 20 से 50 तक कितना डिस्टेंस है? 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 20। हो गया अंदर? क्या आंसर आया? बी, 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो कौन सी दो कंडीशंस हैं, याद है आप लोगों को? हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स का मतलब है देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स। ऊपर जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन है और नीचे कौन है? तो अगर ये इक्वल है तो कौन सी इक्वेशन होगी? P प्लस आर इज इक्वल टू क्यू, और ये है ऑप्शन बी। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्यू है, अपवर्ड फोर्स P और R है। ये है क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल, इसको स्टेप बाय स्टेप सुनकर और समझकर करेंगे, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा।
इस क्वेश्चन में थ्रेड है पिवट, तो थ्रेड के ऊपर लिखने हैं पिवट। रॉड की लेंथ कितनी है, तो वेट कहां से एक्ट करेगा, वेट हमेशा यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड से एक्ट करेगा। तो बेटा रॉड है 80 सेंटीमीटर की, तो वेट बिल्कुल बीच में से एक्ट करेगा, 40 से एक्ट करेगा। वेट है कितना रॉड का, 2 न्यूटन है, पहली लाइन में लिखा। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है आप भी बनाकर इस पर 2 न्यूटन लिख दें। ठीक है, देन मुझे बताएं कि ये जो वेट है ये पिवट से कितना दूर है, वेट डिस्टेंस बताएं ये वाला। ये डिस्टेंस 40 है, तो ये डिस्टेंस भी 40 है। अगर ये 20 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 20 होगा ना। तो मुझे बताएं कि वेट का डिस्टेंस पिवट से कितना है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, 20 है। वेट मोमेंट कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो बेटा 2 इंटू 20 कितना हुआ, 2 2 4, 40 हो गया। तो बेटा ये 40 न्यूटन सेंटीमीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट है ड्यू टू वेट। ठीक है, ये वेट कितना है और इसका डिस्टेंस कितना है, तो 5 इंटू 20 करते हैं जरा जल्दी से, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन सेंटीमीटर। और ये मोमेंट कौन सा है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर हैं, बराबर नहीं है। कौन सा ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 60 न्यूटन सेंटीमीटर जो है ना हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है। तो हमें इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ना यहां पर 60 न्यूटन सेंटीमीटर मोमेंट ऐड करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 60 न्यूटन सेंटीमीटर ज्यादा है और सिस्टम बैलेंस नहीं है, तो हम सिस्टम को बैलेंस करने के लिए 60 न्यूटन सेंटीमीटर का मोमेंट बढ़ाएंगे। किस तरफ बढ़ाएंगे, क्लॉकवाइज साइड। तो बेटा हमारे पास उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट हैंग्स अ वेट ऑफ 6 न्यूटन। मुझे बताएं वो जो 6 न्यूटन का वेट है स्टूडेंट राइट पर ऐड करे या लेफ्ट पर, राइट पर ऐड करे। तो यहां पर उसने ऐड कर दिया 6 न्यूटन का वेट। स्टूडेंट ने कितना मोमेंट बढ़ाना है, 60 बढ़ाना है, और फोर्स है कितनी उसके पास, 6। तो वो कितने डिस्टेंस पे रखे उसको, 6 न्यूटन की फोर्स है, 60 न्यूटन सेंटीमीटर मोमेंट क्रिएट करने के लिए कितने डिस्टेंस पे रखे, 10 पे रखे। तो ये आंसर 10 हो गया ना फिर। बेटा पिवट से फोर्स कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर। तो एक्स से कितनी दूर होगी, एक्स से कितनी दूर होगी, 30 होगी। तो आंसर इज 30। ये बात समझ आई, थोड़ा जरा बड़ा सा क्वेश्चन था ये। पूरे क्वेश्चन की समरी क्या है, सबसे पहले रॉड है 80 सेंटीमीटर की, रॉड क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका वेट एक्ट करेगा 40 से, 40 से, और वेट है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 40 न्यूटन सेंटीमीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट है, 5 इंटू 20, 100 न्यूटन सेंटीमीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, 60 ज्यादा है। 60 का क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ाने के लिए स्टूडेंट के पास 6 न्यूटन की फोर्स है जो वो 10 सेंटीमीटर से ऐड करेगा, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस x से पूछा है, तो अगर यहां से 10 है तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, x से 30 सेंटीमीटर दूर हो गया।